आप पाकिस्तानी अवाम से पूछें किस अजाब से वो गुजर रहे हैं। कम से कम मेरे ऑब्जर्वेशन में तो नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, तो अपने प्रोग्राम पर आते हैं और आगाज़ करते हैं अपने शो का। तो सबसे पहले कराची की बात करेंगे। ज़ाहिर बड़ी हैपनिंग आज कराची में थी। तो नाजरीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जिसकी सियासत में ऐसा महसूस होता है जैसे सियासी जमातों के पास वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। तवील मुद्दत से जारी कराची ग्रीन लाइन मनसूबे का आखिरकार आज इफ्तिताह कर दिया गया, मगर इस पर भी अब सियासी जमातों की जानिब से सियासत चमकाने की कोशिश की जा रही है। शहर कायद की सड़कों पर सियासतदान लड़ते झगड़ते नजर आ रहे हैं कि आखिर कराची का ग्रीन लाइन मंसूबा किसका है। मुस्लिम लीग नून ये दावा कर रही है कि ग्रीन लाइन बस नून लीग का प्रोजेक्ट है। नून लीग के दौर में इस मंसूबे का 80% इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल किया जा चुका था, जबकि हुकूमती जमात ये कह रही है कि ये तहरीक इंसाफ का मंसूबा है, क्योंकि मंसूबा मौजूदा हुकूमत ने मुकम्मल किया। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मौजूदा हुकूमत ने 3 साल से ज़्यादा अरसे में 80 बसें मंगवाई, यानी उन्होंने अपनी हुकूमत के हर माह की मुनासबत से 2 बसें मंगवाई। कराची को हर कौम, मजहब, रंग व नस्ल वाला अपना समझता है। माजी में इस शहर में अपनी ताकत, हुकूमत और जोर दिखाने के लिए हज़ारों लोगों ने अपनी जानें दी भी और ली भी। इस शहर में ताकत दिखाने के लिए मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए गए, जिनमें लसानियत और मजहब की बुनियाद पर भी सियासत की गई। ग्रीन लाइन मंसूबा किसी एक सियासी जमात का नहीं, बल्कि कराची के मसाइल के दलदल में फंसे हर उस शहरी का है जो इस टूटी फूटी सड़कों पर रोज सफर करता है, गंदा पानी पीता है, कचरे के ढेर और गटर के बहते पानी के बीच में अपनी जिंदगी बसर करता है, चंद हजार के मोबाइल फोन छिनवाने के दौरान अपनी जिंदगी को भी गंवा देता है, मगर इस सब के बावजूद सबसे ज्यादा टैक्स देता है। आज तवील मुद्दत के बाद तामीर होने वाले इस ग्रीन लाइन मंसूबे पर सियासी जमातें अपना हक तो जमा रही हैं, मगर अगर बात की जाए कराची के मसाइल की तो फिर वहाँ पर इख्तियारात का रोना शुरू हो जाता है। वफाक और सिंध के इख्तलाफात के आगे शहर कायद का हर शहरी कुर्बानी का बकरा है। क्या ग्रीन लाइन बस के आगाज से कराची के सारे मसाइल हल हो जाएंगे? क्या शहर में दूध की नदियाँ बहना शुरू हो जाएंगी? क्या कराची के शहरियों को रोजगार मिल जाएगा? क्या गंदगी और गलाजत के कचरे के लगे हुए ढेर खत्म हो जाएंगे? क्या स्ट्रीट क्राइम का खात्मा हो जाएगा? वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान एक जानिब बल्दियाती इख्तियारात पर गजबनाक जंग हो रही है, तो कराची पर राज करने वाली माजी की जमात भी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद कराची की तरक्की और खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करने में नाकाम नजर आ रही है। क्या नाजरीन, ग्रीन लाइन मनसूबा सिर्फ शहर कायद की आवाम से अगले इलेक्शन में वोट लेने का एक जरिया है, या फिर वाकई जिस तरह आज सियासी जमातें इस मंसूबे का इफ्तिताह करने में आगे हैं, कराची के दीगर मसाइल हल करने में भी इतने ही आगे होंगी? तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अपने 3 साल दौरे हुकूमत और सिंध की सूबाई हुकूमत ने अपने 13 साल के दौरे इक़्तिदार में कराची के अवाम के मसाइल हल करने में कितना संजीदा रवैया अपनाया, वो तो आपके सामने ही है। क्या एक मंसूबे के आगाज से आज शहर कायद के सारे मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? ये आज मेरा सबसे बड़ा सवाल है। इस पर सबसे पहले बात करेंगे, हमारे सीनियर सियासतदान हैं डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। बड़ा एक तवील अरसा कराची की सियासत में आपका हिस्सा रहा। आपने इस शहर के मसाइल भी देखे और हर तरीके का वक्त भी देखा। आज ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हुआ, हर कोई क्रेडिट ले रहा है इसका। तो जो सवालात मैंने अपने इंट्रो में उठाए, आपको लगता है कि ये मसाइल हल हो जाएंगे सिर्फ 80 बसों से? देखिए, मुझे तो अफसोस इन सारी बड़ी जमातों के रवैये पर होता है कि वो कराची की अहमियत को शायद अब भी नहीं समझ सके। कहीं कहीं ज़बान से इकरार करना इनकी मजबूरी है, लेकिन दिल से अभी तक कराची को उस तरह नहीं अपनाया, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो या PTI हो। मतलब PTI के भी ये 3 साल के जो दौरे इख्तिदार में वो कह रहे हैं कि अब कहीं जाके संगे बुनियाद रखा जाएगा K4 का, और वो भी उसके तीनों मरहले फेज 1, फेज 2, फेज 3, 26 करोड़, 13 करोड़। अरे इतना गैप आ गया ये 13 सालों की पीपल्स पार्टी की हुकूमत में, आबादी इस कदर
बढ़ रही है, मुसलसल उसमें इजाफा हो रहा है, मरदमशुमारी भी सही नहीं हो रही है, वो तरक्याती फंड्स भी नहीं मिल रहे और एक इजाफी बूंद पानी का नहीं मिला। सही और बात है। असद उमर और वजीर आजम ये क्लेम कर रहे हैं कि 2023 में ये मंसूबा 26 करोड़ गैलन पहला फेज मुकम्मल हो जाएगा, फिर खर्चा करेंगे फेज 2। अरे तीनों फेज को क्लब करें, कराची की आवाम पर खर्च किया जाने वाला ये पैसा, चाहे उसमें 200-300 अरब रुपए लगे, एक मरतबा 4 साल में ये पैसा लगा दें, 2022 में इसका संगे बुनियाद रख के 2025 में इसको मुकम्मल कर दें, 23 में ना दें, 65 करोड़ गैलन पानी दें। वरना अगर आपने 2023 में 26 करोड़ गैलन दिया तो वो 26 करोड़ गैलन की क्या 65 करोड़ गैलन की शॉर्टेज आज है, वो 65 करोड़ गैलन की शॉर्टेज उसी तरह रहेगी। एक साथ इस कमी को पूरा करना, अगर कराची में पानी की कमी पर और उसके नतीजे में लसानी फसादात और सियासी फसादात को रोकना है, ये मेरी वार्निंग भी है। ये मैं एक दाना दोस्त समझ के वजीर आजम पाकिस्तान, पीटीआई के सरबराह और असद उमर उनके जो मेन वजीर है उनसे मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात ये देखें, इस्लामाबाद में पहले जो है वो ग्रीन बस आ गई या ऑरेंज बस आ गई, रेड बस आ गई, लाहौर में बस भी आ गई, ट्रेन भी आ गई। 1997-98 में मैं बहैसियत वजीर बल्दियात ये मंसूबा लेके गया। एसएनसी लवलैंड एक कनाडा की फर्म थी, हम मास ट्रांजिट कॉरिडोर के 2 कॉरिडोर्स बिछा रहे थे, एक में अमेरिका की फर्म थी और एक में कनाडा की फर्म थी। सारा मंसूबा तैयार था, उसकी डिटेल डिजाइनिंग हो गई थी, बीओआर पे, बोर्ड वो कहते हैं बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर, बीओटी पर। और आज बीओटी पे कोई हमारा कराची का मंसूबा लेने के लिए तैयार नहीं। लेकिन मुझे इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी ने, और इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, पंजाब में पीएमएलएन की हुकूमत थी, दोनों हुकूमतों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। वरना आज कराची के ये मैं पूछूंगी, ये जो आप कह रहे हैं ना कि सपोर्ट नहीं किया फारूक सत्तार साहब, ये मैं पूछूंगी क्योंकि तैमूर तालपुर साहब भी हम रुके हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनको भी हम शामिल गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि वो भी इस गुफ्तगू में अपना हिस्सा लें। तालपुर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा कि आप पर इल्ज़ाम लगाया है वफाकी हुकूमत ने कि जी आप हैं जिम्मेदार, जो इतने अरसे से ये तातुल का शिकार रहा ग्रीन बस मंसूबा, ये आप यहाँ पर थे, आपकी हुकूमत थी, आप लोगों ने कुछ नहीं किया। फिर वो ज़ाहिर वो हुकूमत तो चली गई थी, वफाकी हुकूमत, फिर अभी ये पहला फेज़ मुकम्मल होगा, ये बाकी फेज़ उसके बाद मुकम्मल होंगे। कौन है इसका असल जिम्मेदार, इतना तवील अरसा ये मुअत्तल रहने का सारा मंसूबा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल समझिए, दुरुस्त फरमाया वफाकी हुकूमत ने। जितने भी मसले मसाइल हैं पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में, उन सब की रिस्पॉन्सिबल सिंध हुकूमत है। बहुत पावरफुल हैं, बहुत ताकतवर हैं, हर सूबे में जाते हैं। अब मैं क्या कहूँगा या आप क्या कहेंगी, आप पाकिस्तानी अवाम से पूछें किस आज़ाब से वो गुजर रहे हैं जब से इमरान खान उनके ऊपर मुसल्लत हुआ है। और मुझे ये नहीं पता कि कौन इनके साथ खुश है। इनके एमएनएज, इनके एमपीज इनसे खुश नहीं है, इनके कोलिशन पार्टनर्स इनसे तंग हैं, इंडिपेंडेंट्स जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो इनके बारे में जो बातें करते हैं वो भी सुनने लायक होती है, बड़ा मजा आता है हमें। और बाकी सब छोड़ दें, जिन लोगों ने इनको वोट दिया और कामयाब किया वो अपने आप को कोसते हैं। तो मेरे ख्याल से और किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ये प्रूफ कर दिया है पीटीआई की हुकूमत ने कि उन्हें सिंध के अंदर या सिंध के किसी भी शहर से कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हर 6-8 महीने में आते हैं, आके कोई ना कोई नया ऐलान करके चले जाते हैं और फिर 6 महीने साल फिर वेट करते हैं। को कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुस्लिम लीग नून को था इंटरेस्ट कराची से, सिंध से। देखिए जी, मुस्लिम लीग नून ने फिर भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट तो रखे। जो आज इमरान खान आके जिन प्रोजेक्ट्स की इफ्तिताह करने आ रहा है, तो वो नवाज शरीफ ने हमें दिया था, वो फंडिंग, वो चीजें वहां से आई थी। आप मुझे ये बताएं ना तो कि बाकी के फंड्स तो उन्होंने दिए ना, मियां साहब अपने हुकूमत में होते हुए लेकर आए, जाती तौर पर तो लेकर नहीं आए थे ये मंसूबा। जो प्रोजेक्ट हमारी इस हुकूमत के आने के 6 महीने के बाद, 6 महीने के अंदर कंप्लीट होना था, वो 3.5 साल के बाद आज भी कंप्लीट नहीं है। इनकी इनॉग्रेशन जरूर कर रहे हैं, इनके स्टेशंस जो है वो रेडी नहीं है, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, कोई कमांड कंट्रोल सिस्टम अभी तक उसका बना नहीं है, सिक्योरिटी कैमरा सर्वेलेंस के वहाँ पे लगे नहीं है। तो बस ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग करने की खातिर खान साहब आके क्या करें, और तो कुछ उनसे हो नहीं रहा। तो दूसरे कोई हवा काम, कोई सिंध हुकूमत की भी इसमें मेहनत है, सिंध हुकूमत की भी इसमें कोशिशें हैं
हम जब इनसे पैसे मांग रहे थे, हम अपना शेयर जब दे रहे थे, तब अगर खान साहब को जरा ख्याल आता तो इतनी ताखिर भी ना होती और जिस क्वालिटी और जिस स्टेट का काम उन्होंने अच्छा। किया वो भी बहुत बेहतर होता। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये फंड्स वगैरह मांगे गए थे उस वक्त अगर देख लिया जाता तो इतना डिले ना होता, इसलिए डिले हुआ है। अच्छा फारूक सत्तार साहब, ज़रा ये भी बताएं कि आजकल आप बहुत मुलाकातें कर रहे हैं, कभी आप दुबई चले जाते हैं, कभी आप इस्लामाबाद चले जाते हैं, कभी आप लाहौर चले जाते हैं, कभी आप नून लीग से मिलते हैं, कभी पीपल्स पार्टी से मिलते हैं, कभी अपने पुराने साथियों से मिलते हैं, क्या करना क्या चाह रहे हैं आप? देखिए, जो आज आपने अब तक गुफ्तगू की, हाँ। मैंने भी बड़ी आसानी से 3 बड़ी जमातों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली कि उनकी कोताही है कहीं ना कहीं और अदम तवज्जुही है। इसी तरह जिस पार्टी से मेरा ताल्लुक रहा तो मैं उस एमक्यूएम को भी स्पेयर नहीं कर, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। जब उनको अल्लाह ताला ने मौका दिया, हमें उस जमाने में हम उरूज पर थे, हमें जो बुनियादी काम करने थे, जो इस्लाहात करनी थी, हमें जिन चीजों पर जोर देना था, मुस्तकिल मसाइल का मुस्तकिल हल, अपने आप को कसूरवार मानते हैं आप इस पर? देखिए मैंने तो माना ना, मैं तो अब मुस्तकिल मसाइल के मुस्तकिल हल की बात कर रहा हूँ, और इसलिए कह रहा हूँ कि तालपुर साहब भी पीटीआई पे पूरा इल्जाम दे दे और थोड़ा जुजवी इल्जाम पीएमएलएन पे दे दें और पीपल्स पार्टी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट ना करें। मेरे ख्याल में ये हम कराची के लोगों के साथ और पाकिस्तान के अवाम के साथ ज्यादती करेंगे। इसलिए कम से कम एक कौमी एजेंडे पर उसमें कम से कम नुकात हो, चार्टर बराए इस्तेकाम और तामीर और तरक्की के कुछ चीजों पे इलेक्शंस में हम लड़े, एक दूसरे पे इल्जाम तराशी भी करें, एक दूसरे से सबकत ले जाने के लिए पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग भी करें, लेकिन उसके साथ साथ अगर हम एक कौमी एजेंडा वजह करके कराची को कौमी एजेंडे पे लिया और उसके डेवलपमेंट के कामों में एक इश्तराक अमल, एक वसीउल बुनियाद इश्तराक अमल और मुफाहमत कर लें, तो सारी जमातें मिलकर अगर कोई 1500-1600 अरब हमें 4 साल में मिल रहे हों और वो अगर हम सही लगा दें सही हाथों में कि सारी जमातों के अच्छे लोग, कराची के बेटे, कराची से ताल्लुक रखने वाले, वो ओनरशिप देदार ताजिर बिल्डर हों, अच्छी शोहरत रखने वाले, 2 अर्बन प्लानर हो, 1 जुडिशरी के हों, तो मेरे ख्याल में अगर ये काम हम कर लें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी सर्विस होगी। वरना देखें, इलेक्शन में इल्जाम, जिसका मेयर आ जाएगा उस पर इल्जाम धांधली से आया, फिर उसको जो पैसा मिलेगा वो खा गया। सवाल ये पैदा था अगर बल्क में बड़े पैमाने पे कोई पैसा आया, अभी तो क्या 4000 अरब का हम टैक्स देते हैं, 40 अरब हमें मिलता है, 400 अरब मिलना चाहिए। अगर ये मिलने लगेगा तो किसके हाथ में जाएगा? किसी एक जमात के हाथ में जाएगा, उसमें करप्शन माफिया है, दूसरी के हाथ में जाएगा, उसमें करप्शन माफिया। जरूरत इस बात की है कि सारी जमातें अपने कुछ अच्छे लोगों को आगे लाकर उनके जरिए से ये डेवलपमेंट के एजेंडे को ओन कर लें। ओन कराची, सेव कराची, मेक कराची। मेरे ख्याल में ये एम्बिशियस है, आइडियल है मेरा प्लान। लेकिन बात, वो कहते हैं कि जात छोटी है बकरी की, दिल को लगती है बात बकरी की। तो आप 10 साल बाद भी मुझे याद करेंगे कि फारूक भाई का ये फार्मूला मुनासिब था। मुश्तरका ओनरशिप की, और भाई ये जो आप जो ये फार्मूला दे रहे हैं ना, बस ये सवाल मेरे जहन में जरूर आ रहा है कि इससे पहले ये फार्मूला आपके जहन में क्यों नहीं आया? चार्टर बराए तामीर और तरक्की, आज आप तमाम जमातों को एक उस पर लेकर आना चाह रहे हैं। तैमूर साहब, ये आपको कैसा लग रहा है ये फार्मूला जो आज फारूक सत्तार साहब दे रहे हैं? और जाहिर है आप लोग भी कहते हैं कि हम भी चाहते हैं भाई मसाइल हल हों, कराची के, सिंध के अवाम के मसाइल हल हों। आप लोग 13 साल से यहाँ हुकूमत कर रहे हैं, फिर आप पर तनकीद हो रही है बल्दियाती एक्ट पर। मेरा सवाल ये है कि बल्दियाती एक्ट पर आप सबसे मिले, ना आप एमक्यूएम से मिले, ना आप पीटीआई से मिले, उन लोगों से क्यों नहीं बात की? उन लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात क्यों नहीं शामिल किए इसमें? देखिए, हम अभी भी बातचीत कर रहे हैं, फारूक भाई के साथ बातचीत चल रही है और मैं समझता हूँ कि काफ़ी जो चीज़ें थी जिनमें डिफरेंसेस थे वो सेटल हो गए हैं। अच्छा। तो दैट शुड नॉट बी इशू। जी, हमारी जो बातचीत थी, जो गवर्नर सिंध ने भी जो एतराज़ात हमारे पास भेजे थे, हमने कैबिनेट मीटिंग पे पॉइंट वाइज बड़ा डीपली उन सब पे बातचीत की, डिस्कशन हुआ और हम उसी कैबिनेट मीटिंग में हमने डिसीजंस ले लिए। जो चीज़ें हम समझते हैं गवर्नर साहब की जायज़ हैं या जो पीटीआई की डिमांड है, बाकियों की डिमांड्स जायज़ हैं, तो उस पर हम गौर। लेकिन कल तो ये कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा ना, तो कब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर होंगे फिर बल्दियाती एक्ट पे? कल फारूक भाई का मूड हमारे साथ इंशाल्लाह ताला बेहतर होगा, क्योंकि उनकी कुछ चीजें जो इनकी डिमांड्स थी उसमें फुलफिल हो जाएंगी। नहीं, सिर्फ फारूक भाई की डिमांड थी और ऑपोजिशन के और भी वहाँ पे लोग हैं, पीटीआई के आपके लोग हैं, उनकी आपने कोई बात नहीं सुनी? एमक्यूएम के लोग हैं? नहीं, हमने सबकी बातचीत सुनी है। कोई ना कोई कॉर्नर से हमारा राब्ता है और इंशाल्लाह ताला यू विल गेट अ गुड न्यूज़ कि वी विल बी वेल सेटल्ड ऑन द डिफरेंसेस। अच्छा, ये बताएं, जो बात की, हाँ ये बताएं तालपुर साहब, आप लोग एहतजाज भी कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ,
ये आप लोग पूरे मुल्क में तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो आप सिंध में एहतजाज कर रहे हैं ये किसके खिलाफ एहतजाज है? सिंध के अंदर जो बिजली आती है उसकी कीमतें कौन सेट करता है? जो हमें पेट्रोल मिलता है, इतना महंगा पेट्रोल, जबकि पर बैरल ऑयल की प्राइस कितना गिर चुकी है, उसका जिम्मेदार कौन है? हमारे पास जो गैस की सप्लाई नहीं आ रही और उसकी जो महंगाई है उसका जिम्मेदार कौन है? तो ऑफ कोर्स हमें जहाँ जहाँ पर तकलीफ है, अगर हम इस महंगाई के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उसका मतलब ये होगा कि हम आवाम से जुदा हो चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रूट्स हमेशा आवाम के साथ हैं और आवाम के साथ रहेंगी। अच्छा फारूक सत्तार साहब, ये पीपल्स पार्टी एहतजाज कर रही है, आपको लगता है कि आपको भी हिस्सा बनना चाहिए इस एहतजाज को उनके? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ एहतजाज ही नहीं, एहतजाज के बाद ओनरशिप के बाद जो है वो जिम्मेदारी, कोई फैसले मुश्तरका दे, कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव डिसीजन, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तो उसकी तरफ दावत दे रहा हूँ। और उसमें ये मोबिलाइजेशन है, अवामी एहतजाज भी है। और ये तालपुर साहब ने जो सारी बातें महंगाई की वजूहत बताई, बिजली हो, गैस हो, तेल हो, उनकी कीमतों को किस तरह तय किया जाता है, फिर उसके बाद मईशत में जो रुपया मुसलसल डी वैल्यू हो रहा है और हमारी एक्सपोर्ट्स गेयर अप नहीं कर रही, इंपोर्ट्स में मुसलसल इजाफा, ये बहुत सारी बातें जिसका कंसर्न है। ये पॉलिसियां तो मरकज में बनती है, लेकिन बहुत सारी चीजें सूबे में भी जो है वो उसको तय होना है। तो सूबाई हुकूमत भी अपनी जिम्मेदारी से इस तरह ओहदा बरा नहीं हो सकती। इसीलिए मैं कहता हूं कि कलेक्टिव ओनरशिप की जरूरत है। और क्यों ना कराची के तामीरी तरक्याती अमल के लिए, जिसमें मैं इशरत लिबास साहब से मिला, उसी चार्टर पर फिर मैं शहबाज शरीफ साहब से मिला, फिर कल मेरे घर नासिर शाह साहब और सईद गनी साहब आए, तो उन्होंने बहुत सारी बातों से इत्तेफाक किया। लेकिन कैबिनेट में सिर्फ गवर्नर इस्माइल की जो तजावीज थी वो लेकर गया और पास कर दिया। अब मुझे नहीं मालूम कि कौन सी मेरी बात को माना गया नहीं माना गया। मैंने कहा था एक कमेटी बना ले, सारे स्टेक होल्डर की, एमक्यूएम भी हो, मुझे साबका मेयर और साबका बल्दियाती वजीर और एक सीनियर सियासी कारकुन समझ के मेरी बात सुन ले। मेरे पास बहुत सारे आसान रास्ते भी हैं, किस काम को किस तरह करना है वो भी मैं इनको समझा सकता हूँ। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल एक प्राइड है, साल से बल्दिया उसमें कराची के KMDC मैंने बनाया था जब मैं वजीर बल्दियात था और मेयर था, और वो पहला मेडिकल कॉलेज है जो किसी बल्दियात के जेर तहत काम कर रहा है। इसी तरह सोबराज मैटरनिटी होम और बल्दिया की स्कूल, इब्राहिम अली भाई KMC स्कूल, एक प्राइड, एक नाम, अच्छे स्कूल होते थे। आज उनके वसाइल का मसला है, मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन इतना मसला नहीं। अच्छा, ये मोबिलाइजेशन में क्योंकि वक्त की कमी है, एक सवाल पूछना चाहती हूँ फारूक भाई। हाँ, मोबिलाइजेशन की आप बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये मोबिलाइजेशन में आप MKM पाकिस्तान के पास क्यों नहीं गए? क्या उन लोगों से आप नहीं चाहते कि वो भी इकट्ठे हों आपके साथ? देखिए, उनके साथ तो मैं दो तरफा बातचीत भी करना चाहता हूँ। अच्छा। और ये जो मल्टीलैटरल में हर जगह जा रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, तो उसमें उनकी बारी भी आएगी, उनका नंबर भी आएगा। उनका नंबर भी आएगा, सही है, ठीक है। बहुत शुक्रिया तार साहब, तैमूर तालपुर साहब, आप दोनों हजरात का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आज का दिन 10 दिसंबर जो कि इंसानी हकूक़ के हवाले से मनाया जाता है, 10 दिसंबर 1948 को, एक तारीख़ी दिन जब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इंसानी हकूक़ के आलमगीर मंशूर की मंजूरी दी थी। इस मंशूर का मकसद ये था कि इंसानी हकूक़ की पामाली की रोकथाम की जा सके, अवाम में ज़िम्मेदारी का एहसास पैदा करने के साथ साथ इंसानी बुनियादी हकूक़ में आगाही के हवाले से शऊर अवाम में पैदा किया जा सके। दुनिया हर साल के दिन तो नाज़रीन मनाती है, लेकिन पूरी दुनिया में ख़ास तौर पर कश्मीर में जिस तरीके से इंसानी हकूक़ को पामाल किया जा रहा है, इस पर पूरी दुनिया की ना सिर्फ आंखें बंद हैं बल्कि ज़ुबान भी बंद है। क्या वजह है ज़ुबान बंदी की? कश्मीर में जहाँ पर लाखों हज़ारों ख़वातीन को रेप किया जाता है, जवानों को शहीद किया जाता है, बूढ़ों पर तशद्दुद किया जाता है, बच्चों को भी नहीं बख्शा जाता, एक तवील मुद्दत से वो वहाँ पर एक कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान इस पर अपनी आवाज़ बुलंद करता है, लेकिन बाकी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। और आज के दिन पे ये कितनी अफसोस की बात है कि आज भी जो भारतीय तसल्लुत है वो कश्मीर पर वैसे ही जारी है। इसी पर हम बात करेंगे। जमील हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं। जमील साहब, बहुत शुक्रिया। आज का दिन जो पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ के हवाले से मनाया जाता है और एक बड़ी मंशूर जो कि अक़वाम मुत्तहिदा में मंजूर हुआ, जिसका मैंने जिक्र किया, लेकिन ये कैसे इंसानी हकूक़ की पासदारी की बातें की जाती हैं, ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा
जिसके किसी भी कवानीन पर अमल नहीं होता, जिसके कवानीन की धज्जियाँ उठा बिखेरी जाती हैं, जिस तरह का जुल्म सितम कश्मीर पे होता है या सीरिया में होता है, यहाँ पर क्यों आवाज़ और आंखें बंद जाती हैं दुनिया की? देखिए, कानून की अफादियत में तो और कानून की जहाँ तक ताल्लुक है इंटरनेशनल लॉ का, वो तो बड़ा मुसम्मम है और बहुत बेहतर है। आपने खुद बता दिया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, और उसके साथ साथ आज तो 30वां एक एनिवर्सरी बनाई जा रही है एक्टिविज्म अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस, जो कि 25 नवंबर से लेके आज ख़त्म हो रही है। और उसमें भी ख्वातीन के जिस तरह कश्मीर में जिस 23,000 ख्वातीन का रेप हुआ, इसी तरीके से हज़ारों ख्वातीन जो हैं उन्हें कत्ल भी किया गया, बेहुरमती भी की गई, और ह्यूमन राइट्स की तो धज्जियां बिल्कुल ही बिखेर दी गई। ये दुरुस्त है, लेकिन इसका क्या मतलब ये है कि कानून गलत है? कानून सही है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा है। अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है? अमल दरामद इसलिए नहीं हो रहा है कि दुनिया की बड़ी ताकतें जो अपने मफाद को मुसम्मम समझती हैं और अपने मफाद की खातिर बहुत सारी लोगों को कुर्बान कर देती हैं। 30 मिलियन लोग जहाँ बहक हो गए हैं पिछले 30 सालों में तकरीबन 6 ममालिक में, तो उसका भी तो ह्यूमन राइट कुछ होता है। लेकिन ऐसा इंटरनेशनल कवानीन के पासदारों के कानों पर जो नहीं रेंगती। मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि कवानीन है क्या। दुनिया के कवानीन, जो दुनिया का इंटरनेशनल लॉ है, उसका सबसे बड़ा मंबा जो है वो है अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर। और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो यही है, जो आज 10 दिसंबर 1948 को जनरल असेंबली के रेजोल्यूशन 217 के तहत जो ये ह्यूमन राइट, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो बनाया गया, उसके आर्टिकल 1, 2, 14 और बहुत सारे आर्टिकल हैं जिसमें कि इंसान की हुर्मत, इंसान की अजमत, औरतों की बेहुरमती, इंसानों की बेहुरमती, इंसान इक्वल विदाउट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, ये सारा चीज़ें दी हुई हैं कवानीन में। अब आ जाते हैं इसके फाइनल कंक्लूजन में, अपने जवाब के फाइनल कंक्लूजन की तरफ आ जाऊं कि ये इसलिए नहीं हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि सिक्योरिटी काउंसिल में जब भी रेजोल्यूशन पेश किया गया है, तो ये बड़ी ताकतों ने, खासतौर पे अमेरिका, उसने उस रेजोल्यूशन को वीटो किया है या उस रेजोल्यूशन को आगे बढ़ने नहीं दिया है। तो जिसकी वजह से जो हमारे रेजोल्यूशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास हुए कश्मीर के हवाले से, आप कश्मीर का जिक्र कर रही हैं, और यहाँ मैं कश्मीर के हवाले से इंटरनेशनल कानून, खासतौर पर जो ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन, उसके हवाले से और यूनाइटेड नेशन चार्टर के हवाले से ये बताता चलूँ कि जब सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पेश होता है तो उसको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। अपनी मफादात की खातिर इंडिया, यूएस, उनका मफाद, और इंडिया के जो इस वक्त अपने मफादात दूसरे बड़ी ताकतों के साथ जुड़ गए हैं, और बड़ी ताकतों के इंडिया के साथ जो जुड़ गए हैं और पहले भी काफ़ी अरसे तक जुड़े रहे, और जिसकी वजह से कश्मीरियों के जो हक़ खुद इरादियत का हक़ है, जिसके लिए कि अक़वाम मुत्तहिदा गारंटी बनी है, वो अपनी गारंटी को इम्प्लीमेंट नहीं करा सकी। क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा गारंटी किसके बलबूते पर बनती है? अक़वाम मुत्तहिदा गारंटी देती है अपने मेंबर कंट्रीज़ के बलबूते पर, अपने सिक्योरिटी काउंसिल के बलबूते पर। तो अगर सिक्योरिटी काउंसिल की नीयत जो है वही ख़राब हो जाए, तो उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल तो फिर एक सेक्रेटेरिएट रह जाता है। तो लिहाजा हमारे कश्मीर के मामले में भी सिक्योरिटी काउंसिल सिर्फ एक सेक्रेटेरिएट रह गया है। तो फिर कौन सा प्लेटफॉर्म हो, फिर किधर आवाज उठाई जाए, कहाँ पर बात की जाए? क्योंकि ऐसा लगता है कि हम हवा में बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात नहीं, हवा में तो नहीं है बात ये, क्योंकि कानून को अमल दरामद कराने के लिए आपको प्रेशर डालना पड़ेगा। सही है। और प्रेशर क्या है आपके पास? एक ब्लॉक है आपके पास जिसका नाम OIC है। बदकिस्मती से वो भी इस मामले में अपनी हिकमत अमली और अपनी मफादात की खातिर, उसके चंद बड़े ममालिक, वो उस पूरे ब्लॉक को मुतहरिक नहीं करते। वरना 57 कंट्रीज का ये ब्लॉक अगर एक साथ जनरल असेंबली में रेजोल्यूशन पेश कर दे और दूसरे उनके हमनवा ममालिक साथ मिल जाएं, तो फिर तो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन पास करके जनरल असेंबली भेजे और कहे कि इस पर आप मीटिंग कॉल करें, और मीटिंग कॉल करें, जिसका कि बहुत बड़ा प्रेशर हो सकता है। लेकिन हमारे अपने ही जब इसमें साथ ना दें तो दूसरों से क्या आप गिला कर सकते हैं? आप अंदाज़ा करें कि OIC के चार्टर
9 है, आर्टिकल 9 है OIC का चार्टर, और आर्टिकल 10 है जिसके तहत अगर किसी मुस्लिम मुल्क पर कोई अगर इतनी भारी वक्त आया हो जैसे कश्मीर पर है, तो उस सूरत में सरबराहों का इजलास बुलाकर वो उन ममालिक का बाइकाट करते हैं, वो सिक्योरिटी काउंसिल पे प्रेशर डालते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं हो रहा, बिल्कुल आपने सही कहा। OIC भी गैर फाल है, फिर साथ साथ जो जनरल असम्बली है वहाँ पर भी कोई काम नहीं हो पाता। उसकी वजह यही है कि सब एक नहीं हो पाते हैं इस मामले पर। जमील साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और बात है जिस पर खाली पाकिस्तान अकेला आवाज़ नहीं बन सकता, तमाम मुस्लिम उम्मा को उसकी आवाज़ बनने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर इंसानियत की बात है और जो जुल्म हो रहा है वो भी बहुत बड़ा है। आगे बढ़ेंगे नाज़रीन, एक और ख़बर है जिसकी बात करना बड़ा ज़रूरी है। आप जानते हैं कि सर्दियों में गैस का एक बहुत बड़ा मसला है। पहले CNG स्टेशन को बंद किया गया इसीलिए कि घरेलू सार्फिन हैं उनको गैस मिल सके, और अब ये बुरी खबर आई है कि कल से सिंध और बलूचिस्तान के जो गैर बरामदी सनतें हैं उनको भी गैस की फराहमी बंद कर दी जाएगी, जिससे ज़ाहिर सनतों को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। और ये कहा जा रहा है कि गैर मुय्यना मुद्दत तक के लिए, जब तक कि तहक़्क़ुक़ में सानी, ये गैस की फराहमी बंद रहेगी। सोई सदरन गैस कंपनी का कहना है कि ज़ीरो रेटेड एक्सपोर्ट इंडस्ट्री और फर्टिलाइज़र सेक्टर को गैस की फराहमी जारी रहेगी। ये सिर्फ गैर बरामदी सनतों के लिए गैस की फराहमी को बंद किया जा रहा है। इसी पर बात करने के हमारे साथ मौजूद हैं KCCI शारिक वोरा साहब। शारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको क्या लगता है, ख़ास तौर पे जो हमारी इंडस्ट्री है, जो सनती इंडस्ट्री है, कितना मुश्किलात का शिकार हो गई है? एक तरफ तो हम देखते हैं कि बिजली इतनी महंगी, उससे गुजारा करना मुश्किल, फिर गैस की बंदिश सर्दियों में, कितनी सूरत हाल गंभीर हो चुकी है इंडस्ट्रीज़ के लिए। देखिए, आपने अपने जी शारिक साहब, जी जैसे आप प्लीज़ बोलिएगा। जी जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन, जी शारिक साहब, मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह गैस का क्राइसिस पाकिस्तान में इस दफा हो रहा है, उसमें देखिए दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक तो ये कि हम गैस, बिजली, डीजल ऑयल, जितनी यूटिलिटीज हैं, जितने हमारी पावर फ्यूल्स हैं, वो हम इंटरनेशनल प्राइसेस पर लेते हैं। बिल्कुल। इट मीन्स के पाकिस्तान में इस वक्त जो प्राइस है वो या तो इंटरनेशनल प्राइस है और या अपने रीजन में उससे भी ज्यादा है। पाकिस्तान का इंडस्ट्रियलिस्ट ज्यादा प्राइस पर अपना फ्यूल खरीदने के लिए तैयार है, और हुकूमत की गवर्नेंस का ये हाल है कि उस प्राइस पर भी वो उसको मैनेज नहीं कर सकते। तो आप अंदाजा कर लीजिए कि ये क्राइसिस जो है ये इंटरनेशनल प्राइसिंग का नहीं है, ये गवर्नेंस का है, ये बैड मैनेजमेंट का है। अब उससे होगा क्या कि वो सनतें जिनको ये कह रहे हैं कि जी वो नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, तो एक तो ये क्लासिफिकेशन इन्होंने खुद कर लिया, पता नहीं किसने कर लिया। देखें, एक्सपोर्ट पूरी एक इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज के थ्रू होता है। फॉर एग्जांपल, एक गारमेंट की अगर शर्ट एक्सपोर्ट होती है तो उसमें 10 ऐसी, दूसरी 20 ऐसी फैक्ट्रीज होती हैं जो कि छोटे छोटे जगहों पर होती हैं, और उसमें गैस उनका एक बड़ा जरूरी फ्यूल है। तो ये कहना कि जी वो नॉन एक्सपोर्ट कर देंगे और एक्सपोर्ट डायरेक्ट को जीरो रेटेड को देंगे, तो ये एक सिर्फ यूँ समझे कि एक कॉस्मेटिक किस्म का स्टेटमेंट है, यूजलेस स्टेटमेंट है। इससे कोई, हम सबको पता है कि गैस जो है वो बैड मैनेजमेंट है और गवर्नेंस। शारिक साहब, एक चीज़ बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन इससे पहले कभी आई है कि इस तरह से ये डिस्क्रिमिनेट किया गया हो कि नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है, इसको हम सर्दियों में गैस फराहम नहीं करेंगे, ऐसा कभी हुआ है इससे पहले? देखिए, कतई नहीं हुआ ऐसा, कम से कम मेरे ऑब्जर्वेशन में तो नहीं है। और इतना शदीद बहरान पाकिस्तान में गैस का, इवन जो डोमेस्टिक यूज, जो घरेलू सार्फिन है, वहां पर भी कभी नहीं हुआ। कराची में, पाकिस्तान में शायद इतना मसला नहीं है जितना कराची में। बिल्कुल। कराची में जो गैस का सिचुएशन है वो बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गया है। आप यूँ समझें कि ऐसी सिचुएशन है कि ये गैस है ही नहीं। जो सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स पे जा सकते हैं, कोल पे, बगास पे या दूसरी चीजों पे, वो पंजाब में या दूसरी जगहों पे जहाँ बड़ी फैक्ट्रीज हैं, ह्यूज सेटअप्स हैं, उनके पास जगह है, वहाँ वो लोग ये सब्स्टिट्यूट फ्यूल्स पर जा सकते हैं। हम लोग तो कराची में नहीं जा सकते, ये एक डिफरेंट शहर है, यहाँ एक
डिफरेंट क्लाइमेट है। लेकिन लेकिन इसके बावजूद बहुत बड़ी तादाद में इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ से निकल गए, मूव हो गए, उसकी वजह कारोबार में आसानियाँ पैदा ना होना या फिर इस तरह के मसाइल होना। तो आप समझते हैं कि इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इंडस्ट्रीज को और इंडस्ट्रियलिस्ट को? जी बिल्कुल, न सिर्फ ये नुकसान हुआ है बल्कि आइंदा फ्यूचर के जो लॉसेज हैं वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे। देखिए इंडस्ट्री जो है वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे चलती है। वहाँ जो कस्टमर हमारे हैं वो 6 महीने के नेक्स्ट 6 मंथ के ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं। हमको यही नहीं पता कि कल हमारी फैक्ट्री में गैस आएगी या नहीं आएगी। न सिर्फ ये कि वो एक तो ये है कि आ नहीं रही, फिर आगे डायरेक्शन क्या है उसके बारे में भी कुछ पता नहीं है। आई थिंक इस पे बहुत सीरियस ब्रेनस्टॉर्मिंग की जरूरत है। मैं तो आपके चैनल से इमरान खान साहब को कि वो पर्सनल इंटरेस्ट लें, कुछ करे खुदा के लिए और पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बचाए, इसलिए कि इस वक्त इंडस्ट्री जो है वो हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी में जा रही है। तो उसको बचाना वो पाकिस्तान को बचाने के मुतरादिफ है। बहुत शुक्रिया आपका शारिक वोरा साहब, गुफ्तगू फॉर्मर प्रेसिडेंट KCCI। और ये भी खबर सामने आ रही है कि बलूचिस्तान को गैस फराम करने के लिए इधर की गैस यानी कि सिंध की गैस बंद की जा रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो हेड बलूचिस्तान इशरात जुल्फ़िकार साहब, उनसे ज़रा सूरत हाल जानते हैं। जुल्फ़िकार साहब, क्या ऐसी ही सूरत हाल है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं बलूचिस्तान साइड पर वहाँ गैस मिल रही है? देखें, बलूचिस्तान की गैस है कितनी, मुझे बताएं कि वो आपका कुछ 6 या 7 डिस्ट्रिक्ट में है। आबादी जो है वहाँ भी आबादी जो है वो काफी स्कैटर्ड आबादी है। शहरों में जो है वो चंद हजार की आबादी। मैं नहीं समझता कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स इधर नहीं है। अच्छा। आपके एरिया में कोई इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, उनमें भी उसी तरह लोड शेडिंग। मैं आपको इनके ऐलानात बता सकता हूँ। हर रोज जो है सुई सॉवरन जो है वो ऐलान करती है कि हमने वहाँ इसके गैस की मरम्मत करनी है तो आज इतने घंटे बंद होगी। अगर वैसे भी थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि सिंध की गैस को कम करके बलूचिस्तान को सप्लाई बहाल कर रहे हैं या उसको जो है मुसलसल उनकी वो फ्लो रहे, तो बलूचिस्तान की कितनी, उससे क्या फर्क पड़ेगा? इस वक्त कराची की एक छोटी सी, मेरे ख्याल में एक उसके हल्के की जो है बलूचिस्तान की, उसके जितना गैस उनको मिलता है सिर्फ 4। वैसे बलूचिस्तान में भी गैस की सिचुएशन क्या है? अगर इंडस्ट्री से हटके हम बात करें, घरेलू सार्फिन को गैस मिल रही है? बता रहा हूँ, नहीं यही मैं आपको कह रहा हूँ कि 34 डिस्ट्रिक्ट में से सिर्फ 6-7 डिस्ट्रिक्ट में गैस है, और वो भी शहरों में, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। जो आबादी इस वक्त आपके सुई जो एरिया है वहाँ सिटी को या डेरा बुकटी जहाँ से गैस निकलती है वहाँ शहरों को तो मिल रही है, 5 किलोमीटर रेडियस में गैस नहीं है। तो वो तो कोई यानी कि जहाँ जिस मकाम से गैस निकलती है उधर गैस नहीं है। यस, आप जाके देख लें, जो सुई गैस जो है, सुई की जो एरिया है जहाँ प्लांट लगा हुआ है उसके 5 किलोमीटर एरिया में गैस नहीं है। वहाँ का जो है वो जो है ये जो वेस्ट है, एनिमल्स के वेस्ट, वो जला कर रोटी पकाते हैं, लकड़ियां जो हैं वो जाके इकट्ठे करके जलाते हैं। तो ये पूरे बलूचिस्तान में इस तरह के सिलसिले हैं। कोयटा में गैस जरूर है लेकिन उसके तमाम पार्ट्स में नहीं है। कोयटा डिस्ट्रिक्ट है, अगर आप शहरों से शहर में है और वहाँ भी लोड शेडिंग की जद में है। ऐसा नहीं है कि शहर में है लेकिन वहाँ पे भी लोड शेडिंग है और बाकी जो इलाके हैं वहाँ तो है ही नहीं। अब मैं चाहूंगी हमारे साथ ही रहें जुल्फ़िकार साहब, मैं चाहूंगी हमारे साथ ही रहिए क्योंकि एक ऐसी है और ऐसी एक खबर है जो अजीब व गरीब, हमारा मुआशरा एक अजीब तरफ जा रहा है। अगर हम चारों तरफ देखें तो एक हमारा मुआशरा एक पस्ती की ऊंचाइयों को छूने लगा है। हवस, हैवानियत, दरिंदगी, इंतहा पसंदी की दलदल में ये मुआशरा धंसता ही चला जा रहा है। हर रोज़ नाज़रीन एक ऐसा वाक़या, एक ऐसी खबर सामने आती है जिसे सुनकर इंसान अंदर ही अंदर तड़प उठता है और ये सवाल करता है अपने आप से कि आखिर कब तक हवा की बेटियों की चादरें उतारी जाती रहेंगी, कब तक उनकी इज्जतें पामाल की जाती रहेंगी, कब तक हमारे बच्चे बच्चियां हविस की भीड़ चढ़ते रहेंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर ऐसे वाक़यात पेश आते हैं कि कुछ तो मंजर आम पर आते हैं, कई रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। हमें नहीं मालूम कि आज कितने बच्चे बच्चियां या ख़वातीन को बेआबरू किया जा रहा है। मुल्क में ऐसे दरिंदों की गैंग्स हैं जो एक नेटवर्क के तहत ख़वातीन की ज़िंदगियों के साथ, उनकी इज्जतों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस्लामाबाद में उस्मान मिर्ज़ा की बर्बरियत का शिकार बनने वाला नौजवान जोड़ा हो, नून मुकद्दम हो, परियांता हो, फैसलाबाद में बेआबरू होने वाली ख़वातीन हो, सभी जुल्म की निज़ाम का शिकार बन चुके हैं। गुज़िश्ता रोज़ कोयटा से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाक़या सामने आया जिसमें एक गैंग जिसकी सरपरस्ती हिदायतुल्लाह खलजी नाम का एक शख्स कर रहा था,
वो नौकरियों का झांसा देकर कम उम्र नौजवान लड़कियों को नशा देकर तशद्दुद करके उनकी नाजेबा वीडियोस बनाता था, उनको अपनी हवस का निशाना बनाता था, अपने मकासद पूरा करने के लिए उनकी वीडियोस को लीक करता था। कोई एक दो बच्चियां नहीं थीं बल्कि कई लड़कियां इस गैंग की हवस का शिकार बनी। पुलिस ने इस गैंग के सरगना हिदायतुल्लाह खलजी और उसके भाई को तो गिरफ्तार कर लिया है, मगर ये जो ग्रोह है जो एक तवील अरसे से खवातीन को ब्लैकमेल करता रहा, क्यों सामने नहीं आया? जब भी कोई ऐसा वाक़या आता है तो मुल्जिम को बचाने के लिए उसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त ना होने का या फिर पागल होने का सहारा लिया जाता है। हिदायतुल्लाह खलजी के बारे में अभी इस किस्म की राय सामने आ रही हैं कि हिदायतुल्लाह वो वाहिद शख्स नहीं था जिसने ये किया, बल्कि मुकम्मल प्लानिंग के साथ इस गैंग को चलाता रहा और लड़कियों की इज्जतों से खेलता रहा और मुजरिमों को जहनी मरीज पेश करने का एक ट्रेंड बन चुका है। मुल्क में जराइम बढ़ रहे हैं, कानून पर अमल हो नहीं रहा और सजाएं सख्त नहीं हैं। जुल्फ़िकार साहब, अभी इस केस की अपडेट क्या है? जो लोग में उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है अब तक? देखिए, मैं हमारे पुलिस ऑफिशियल से जो बात हुई है, बड़ा ये सीरियस इसको लिया जा रहा है और एक तरफ बड़ा एक कंसर्न है जिन लड़कियों के जो उनके लवाकिन, उनके जो फैमिलीज के लोग हैं, उनके जो वारिसीन हैं, वो काफी उसमें तशवीश का शिकार है। पूरा एक डेलीगेशन जो हजारा बिरादरी का है वो जाकर उन्होंने कॉल ऑन किया, चीफ मिनिस्टर से मिले। चीफ मिनिस्टर्स को उन्होंने कहा कि ये शख्स जो है जिसके पास सबूत है पुलिस के पास, इनको स्कॉट फ्री नहीं। आज जो है वो आईजी पुलिस से मिले, उनको उन्होंने कहा आपके पास सबूत? आईजी पुलिस ने कहा बिल्कुल हमारे पास सबूत है। उन्होंने कहा इनको स्कॉट फ्री नहीं जाना चाहिए। कोई भी ट्राइबल, उनके जहन में ऐसा कोई ट्राइबल कोई इन्फ्लुएंस करेंगे, ट्राइबल जो है वो एकदम इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और एक थोड़ा क्वेटे का जो एक बहुत अच्छा एक माहौल है, गुलदस्ते की तरह है, हर एथनिक ग्रुप का बंदा उधर रहता है, उनके आपस में कोई ये प्रॉब्लम्स ना हो। तो जिसपे उन्होंने पुलिस ने उनको यकीन दिलाया। अब आईजी साहब परसों बात कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे और यही कर रहे थे कि नहीं हमारे पास सबूत है, ये इसको हम उसको पूरी तरीके से, इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी जो है इस केस पे लगी हुई है। थोड़ी देर पहले डीआईजी साहब से हम बात कर रहे थे, डीआईजी साहब को मीटिंग में थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहा कि मैंने उनको दावत भी दी कि आप इस प्रोग्राम में आए, आप आए। उन्होंने कहा मैं एक मीटिंग में हूँ, इसी सिलसिले में कोई मीटिंग है, कोई हमें लीड मिली है और उनके साथ और कौन लोग इस तरह शामिल हो सकते हैं। जो वीडियो तो हमने देखा है कि हमारा माशरा जो है, आप देखें, इतने अफसोस का है कि क्या वो मतलब करना चाहता है कि गले में रस्सी बांध कर उसको जो है उसकी वीडियो बना रहे हैं, उनको खींच रहे हैं, उनको तकलीफ में देख के वो सेटिस्फेक्शन हासिल करना चाहता है, वो अपने उसको मजबूर किया जा रहा है कि अपने आप। लेकिन ये मामला आया कैसे सामने? क्योंकि कुछ रोज पहले खातून ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि उसकी 2 बेटियों को अगवा किया गया है और इसी शख्स ने किया है, तो इससे बात सामने आई थी। देखिए सुमैया, रुकता तो चीजें नहीं है ना, ये तो बहुत अरसे से चीजें चल रही थी। अच्छा, फिदा हसन साहब हमारे साथ, डीआईजी साहब, उनको हम वेलकम कहेंगे अपने शो में। बहुत शुक्रिया आपका डीआईजी साहब। अभी क्या पेशरफ्त हुई है इस केस में सर? जी थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी तक इस केस के हवाले से जो इस केस का जो प्रिंसिपल एक्यूज्ड है हिदायत खिलजी, उसको हमने अरेस्ट किया हुआ है, हमारे पास से तफ्तीश कर रहे हैं। और उसके बाद जो उसका छोटा भाई है खलील खिलजी, उसको भी हमने अरेस्ट किया हुआ है, वो भी हमारे पास है। और फर्दर मैंने यहाँ पे एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम हमने बनाई हुई है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स हैं, जिसमें हमने यहाँ पे जो हमारी स्पेशल ब्रांच, क्राइम ब्रांच और बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से स्पेशलिस्ट अफसरों को उसका टीम का मेंबर बनाया हुआ है। और जो हमारे एजेंट हैं वो उस टीम को हेड कर रहे हैं और मैं खुद उसको ऊपर से सुपरवाइज कर रहा हूँ और डेली बेस पे, तकरीबन डेली बेस पे मैं उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट उनसे ले रहा हूँ। और अभी तक इस केस को हम तफ्तीश कर रहे हैं। और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इस केस के हवाले से थोड़ा सा रूमर्स इस तरह चल रही हैं कि जैसे पुलिस के ऊपर कोई प्रेशर है। अच्छा। पुलिस के ऊपर मैं आपको बड़ा क्लियरली बता दूं कि हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, हम बड़ा इंडिपेंडेंटली और बड़ा मेरिट के ऊपर हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं अभी तक। डीआईजी साहब, इस गैंग में कितने लोग हैं? अभी तक 3 के नाम सामने आए हैं और फर्दर इन्वेस्टिगेट में, चूंकि उसमें कोई मोबाइल फोन, लैपटॉप और बाकी चीजें कुछ जहां से हमें मिली थी उसके घर से, उनको हमने उनकी टेक्निकल इवेल्युएशन के लिए और प्लस वहां से उनका डेटा रिट्रीव करने के लिए हमने PFSA पंजाब को हमने भिजवाई हुई है उसी दिन।
और जब उसका रिजल्ट आएगा फर्दर उससे पता चल जाएगा कि नाम भी आ जाएंगे और बाकी जो डेटा होगा फिर उसके बाद हम केस को आगे लेके जाएंगे। क्या कोई मुगवी लड़कियों को भी आपने बाजियाब करवाया था जब ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी? अभी बेसिकली इसमें जो आई थी, जो स्टार्ट में जिनकी वालिदा ने वो केस पहले रिपोर्ट दर्ज करवाया था, जी 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 जी, वो फिर उसके बाद से 2 दिन बाद एक वीडियो अपलोड हुई थी। उसके बाद फिर हमने उसको चेक किया, वो उनमें से जो एक बच्ची थी जिसका जो विक्टिम थी उसी का वो फिर लोकेशन उसकी हमें काबुल में आई थी, लोकेशन उसकी जो आईपी एड्रेस उसका आखिरी आया था। अच्छा। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, काबुल जो है रिश्तेदारियां उधर हैं, आना जाना होता है, इसलिए कोई फोर्सफुली अभी तक ले जाने का हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। और जो दूसरी है विक्टिम, जो जिसने दूसरी एफआईआर करवाई हुई है, वो तो अभी है यहाँ पे अपने घर में मौजूद है। और वो मतलब बेसिकली ये केस जो है ब्लैकमेलिंग का है। वो कह रहे हैं कि जी ये पिछले 2 सालों से ये मुलजिम जो है ये उनको उनके वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल कर रहा था। तो ब्लैकमेल करके क्या कोई रकम वगैरह भी ली गई? नहीं, रकम का ऐसा कोई अभी तक सामने नहीं आया, वो कोई चीज बाकी हम देख लेंगे। थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर लूं, अभी तक केस की हो रही है, एक्टिव केस है ये। ज्यादा डिटेल में शायद आपको ना बता सकूं। जी बिल्कुल सही, इतना भी आपने बताया, आपका बहुत शुक्रिया। डीआईजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, फिदा हसन साहब और शहजाद जुल्फिकार साहब, ब्यूरो हेड कोयटा। आप दोनों हज़रात का बहुत, और उम्मीद हम करते हैं कि ये केस और इससे जुड़े जितने भी केसेस हैं वो अपने अंजाम को पहुँचे और हवा की बेटी की इज्जत महफूज रह सके। इस रियासत की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी पॉइंट के साथ आपसे इंशाल्लाह पीर को मुलाकात होगी। अपना और अपने लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।